नमस्कार दोस्तों, आज मैं आशीष शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल दिशा जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में आज हम लोग विज्ञान के भौतिक विज्ञान सेक्शन की ओर बढ़ेंगे और भौतिक विज्ञान में अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपसे हल कराएंगे। जैसे कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक कहाँ पर होती है, मछलियाँ बर्फ जमी हुई झील में नीचे जिंदा क्यों रहती हैं, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किस परिवर्तन के द्वारा किया जाता है। अक्सर आप प्रीवियस ईयर पेपरों में देखेंगे कि इस तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते हैं और इस टाइप के प्रश्नों को आप किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, प्रीवियस ईयर प्रश्न ही बार बार पूछे जाते हैं। अगर उन्हीं प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको पेपर में सीधे सीधे प्रश्न मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र कौन सा है। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? द्रव्य घनत्व मापी, बैरोमापी, आर्द्रता मापी या ऊंचाई मापी। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगर आप फिजिक्स के बेसिक लेवल के भी स्टूडेंट रहे हैं तो कक्षा 9 के टाइप का क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब को वायुमंडलीय दाब मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे नापा जाता है? तो बैरोमापी से नापा जाता है। किससे मापा जाता है? बैरोमापी से मापा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, किसी पिंड का, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पिंड है, किसी ऑब्जेक्ट का अधिकतम भार कहां पर होगा? वायु में होगा, जल में होगा, हाइड्रोजन गैस में होगा या निर्वात में होगा? तो किसी भी पिंड का जो मैक्सिमम वेट होता है वो कहां पर होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मैक्सिमम वेट होता है बेटा वो कहां पर होता है? निर्वात में, मतलब वैक्यूम में होता है। वैक्यूम या कहें निर्वात में। बेसिक क्वेश्चंस हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन और प्रायः परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं। क्यों जीवित रहती हैं? मछलियां नियत मापी मतलब वार्म ब्लडेड जीव हैं। मछलियां बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती हैं। झील की तली पर जल नहीं जम पाता है, या बर्फ ऊष्मा का उत्तम चालक है। तो इसका बेस्ट आंसर विल बी झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। झील की तली पर जल नहीं जम पाता, इसका बेस्ट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है जल, पारा, ईथर या एल्कोहल। रूम टेम्परेचर पर भी पारा एक ऐसी धातु है, रूम टेम्परेचर पर पारा एक ऐसी धातु है जो कभी भी जमती नहीं है और हमेशा किस अवस्था में रहती है? द्रव अवस्था में रहती है। तो कह रहा है द्रवों में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है बेटा पारा, Hg। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको डाल लीजिए, कई बार क्वेश्चन को पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, जल का क्वथनांक। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। जल का क्वथनांक सदैव ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है? सदैव ही नहीं, वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है, जिस बर्तन में जल भरा होता है उसके पदार्थ पर निर्भर करता है, आपेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करता है। तो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा जल का क्वथनांक। ऊंचाई पर ज्यादा देर में उबाल आता है, जबकि यहां पर कम समय में, मैदानी क्षेत्रों में कम समय में क्या हो जाता है? उबाल आता है। तो बॉइलिंग पॉइंट, तो वायुमंडलीय दाब पर प्रेशर करता है, वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? द्रवों का अपेक्षिक घनत्व, दूध की परिशुद्धता, अपेक्षिक आर्द्रता या वायुमंडलीय दाब। तो आर्द्रता मापी यंत्र के द्वारा अपेक्षिक आर्द्रता का मापन किया जाता है। सब ये आपको फैक्चुअल क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे। रेडार का प्रयोग होता है। रेडार का प्रयोग किससे होता है? 2 से 3 बार पढ़ लोगे। रेडार रिसीवर में सिग्नल प्राप्त करने के लिए, ग्रह की गति का अध्ययन करने हेतु, वायुयान जैसी वस्तुओं की पहचान व स्थिति निर्धारण करने में, सूर्य के धब्बों को अध्ययन करने के लिए करते हैं। तो रेडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो रेडार का प्रयोग बेटा वायुयान जैसी वस्तुओं की पहचान और स्थिति निर्धारण करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। एक प्रकार की प्रैक्टिस है, बाकी इसके विषय में डिटेल में
आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स के, और उसके लिए जल्द ही आपको ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। मैंने आपसे कहा है कि आप 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए, हम आपको ऑनलाइन क्लासेस देंगे। ऑनलाइन क्लासों के क्रम में विज्ञान में इसकी आपको क्लासेस दी जाएंगी। बाकी ऑफलाइन के लिए दिशा जीएस क्लासेस प्राय लगभग ऑफलाइन क्लासेस चालू हो चुकी हैं। आप लोग आकर संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। दिशा जीएस क्लासेस ऑफलाइन के लिए आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग कराई जाएगी, और ये आपको प्रैक्टिस सेट आपको मालूम पड़ना चाहिए कि किसी भी कोचिंग में आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उससे परीक्षाओं में प्रश्न बन रहे कि नहीं बन रहे। इसलिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जा रही, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये नहीं वो सब पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है ना, दुनिया भर के पढ़ाया जा रहा, प्रश्न वहां से नहीं आ रहा। प्रश्न कहां से आता है ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? हम पीएचडी कराने के लिए नहीं पढ़ाते, हम पढ़ाते हैं एग्जाम में सिलेक्शन कराने के लिए। और जो बच्चा दिशा जीएस क्लासेस में पढ़ता है, अगर उसने हमारे साथ मेहनत की तो यकीन मानिए रोल नंबर लिस्ट में उसका नंबर एग्जिस्ट करता है। अभी समीक्षा अधिकारी के परिणाम में भी खूब बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। रिजल्ट के लिए आप क्लास में संपर्क कर सकते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट, वर्णमंडल, प्रकाश मंडल। किरीट, किरीट को ही क्या बोलते हैं? कोरोना भी बोलते हैं। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा प्रकाश दिखाई पड़ता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में बेटा सूर्य का किरीट वाला भाग दिखाई पड़ता है। कौन सा दिखाई पड़ता है? किरीट। पूर्ण सूर्य ग्रहण में किरीट, कोरोना, किरीट या कोरोना वाला भाग दिखाई पड़ता है। समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक होता है, आभासी होता है, पटल पर बन सकता है, या वस्तु से जरा सा छोटा बनता है समतल दर्पण के द्वारा। तो समतल कैसा होता है? ये वर्चुअल होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब बेटा आभासी होता है, मतलब वर्चुअल होता है, आभासी होता है। दंत चिकित्सक किसका प्रयोग करता है? तो बेटा दंत चिकित्सक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है। दंत चिकित्सक बेटा अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, क्योंकि अवतल दर्पण की प्रमुख विशेषता होती है कि वो उसके साइज से बड़े साइज में दिखाई पड़ती वस्तु, मतलब वस्तु का जो आकार होता है वो क्या दिखाई पड़ता? बड़ा दिखाई पड़ता। दांत इतना छोटा हो तो इतना बड़ा दिखाई पड़ता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। किसका प्रकार? अवतल दर्पण का। जो उसका दंत चिकित्सक का जो दर्पण होता है उसमें क्या लगा होता है? अवतल दर्पण लगा होता है। अगला देखिए 11 नंबर, मोटर वाहनों के पीछे का दृश्य किससे देखते हैं? तो मोटर वाहनों का जो पीछे का दृश्य देखने हेतु क्या लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। उत्तल दर्पण, बेलनाकार दर्पण या समतल दर्पण? तो बेटा उत्तल दर्पण लगा होता है। ये भी क्वेश्चन दंत चिकित्सक वाला और मोटर वाहन के पीछे का दृश्य, ये दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर परीक्षाओं में फ्रिक्वेंटली आपसे एक प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे। जल में आंशिक रूप से तिरछी डूबी पेंसिल का डूबा भाग तली की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, जल की सतह की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, टेढ़ा मेढ़ा मुड़ा प्रतीत होता है, नीचे की ओर वक्र दिखाई देता है। तो जल में आंशिक रूप से तिरछी हुई पेंसिल का भाग कैसा दिखाई पड़ता है? तो जल में बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल की सतह की ओर मुड़ा प्रतीत होता है। जल की सतह की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती? कम हो जाती, इसमें से कोई परिवर्तन नहीं होता, बढ़ जाती या लगभग आधी हो जाती? तो कम हो जाती। अगर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि बेटा क्या हो जाती? कम हो जाती। इंद्रधनुष का बनना, आपने बरसात के मौसम में देखा होगा, जब दोपहर के समय में हल्की बारिश होती है तो क्या बन जाता है? बरसात के मौसम में दोपहर के समय में बारिश के कारण बेटा क्या बन जाता है? इंद्रधनुष बन जाता है। इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं, विब्ग्योर, ठीक है ना, विब्ग्योर कलर्स होते हैं। बनना वायुमंडल में वर्तमान जल की बूंदे प्रकाश के द्वारा परिक्षेपण होता है, प्रकीर्णन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। परिक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों ही है। इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा परिक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों ही है। 3 प्राथमिक वर्ण, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। प्राथमिक वर्ण कौन सा है? नीला हरा लाल, नीला पीला लाल, नीला नारंगी व लाल, बैगनी जामुनी व नीला। तो 3 प्राथमिक रंग है, नीला हरा व लाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टिपटल को ही बोलते बेटा रेटिना,
दृष्टिपटल को ही रेटिना कहा जाता है। रेटिना के सदृश है। जिस तरीके से जब आप आंखों से देखते हैं तो वो जो चित्र बनता है वो चित्र कहाँ पर बनता है बेटा? रेटिना पर बनता है। रेटिना पर चित्र हमेशा उल्टा बनता है और हमारा मस्तिष्क उसको क्या दिखाता है? सीधा दिखाता है। इसी प्रकार से लेंस में जो फिल्म वाला भाग होता है तो चित्र कहाँ पर बनता है? फिल्म में बनता है। तो ध्यान रखिएगा, कैमरे का कौन सा भाग, कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टिपटल के सदृश है, उसी के एनालॉग है। एनालॉग आप रीजनिंग में पढ़ते होंगे, एनालॉजी, उसी के सदृश, उसी के समान, तो समान गुण रखने वाला सादृश्यता, तो सादृश्य, सादृश्यता चैप्टर पढ़ते हैं एनालॉग। तो कैमरे का कौन सा भाग नेत्र के दृष्टिपटल या सादृश्य है? तो बेटा फिल्म वाला भाग। कैमरे का एक भाग होता है फिल्म वाला भाग। ध्वनि का अधिकतम वेग, ध्वनि का अधिकतम वेग कहां पर होता है बेटा? लोहे में होता है, इस्पात में होता है, सॉलिड में। सॉलिड से भी ज्यादा वेग कहां पर होता है बेटा? कांच में होता है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर ऑप्शन में निर्वात लिखा हुआ, वायु लिखा हुआ, जल लिखा हुआ, इस्पात, तो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा इस्पात। अगर ऑप्शन में बेटा कांच होता, ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में क्या होता, निर्वात ना होकर कांच देता, तो आंसर क्या मारते बेटा? कांच मारते, कांच मारते, क्योंकि कांच के जो होता है वो होता है 5600, लगभग 5630 किलोमीटर, 5630 मीटर प्रति सेकेंड, और जो लोहे का होता है 5130 मीटर प्रति सेकेंड, वायु में होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड, और जल में होता है 1450 मीटर प्रति सेकेंड। तो ध्वनि का अधिकतम वेग कहां पर होता है? तो लिख लीजिए ध्वनि का अधिकतम वेग। इसको आप नोट कर लीजिए, अक्सर आपसे परीक्षाओं में बेटा पूछे जाते हैं फैक्ट। लिखिए ध्वनि का वेग, यहीं पर लिख लीजिए। ध्वनि का अधिकतम वेग लिखिए, इस बात को नोट कर लिए। ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहां पर होता है? पहले कांच में, कांच के बाद बेटा इस्पात में, इसके बाद बेटा जल में, और सबसे कम कहां पर होता है? गैसों में। ध्वनि का वेग, तो ध्वनि का वेग देखिए वायु में कितना होता है? ध्वनि का वेग वायु में बहुत इंपॉर्टेंट 332 मीटर प्रति सेकेंड। वेग, वेग मतलब वेलोसिटी है, वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, और इसकी SI MKS पद्धति क्या होती है, इंटरनेशनल यूनिट क्या होती है, SI पद्धति इंटरनेशनल सिस्टम प्रणाली में इसकी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। वायु में ध्वनि की चाल, वायु में, इसके बाद जल में, जल में बेटा होती है 1450 मीटर पर सेकेंड। यही सब बेटा परीक्षाओं में पूछा था, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट नहीं पूछे, तो रॉकेट साइंस नहीं पूछी जाती है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, जल हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, इसके बाद आपसे पूछ दिया जाए इस्पात में 5130 मीटर प्रति सेकेंड, और अगर कांच में पूछा जाए, कांच में 5640 मीटर प्रति सेकेंड। ये आप याद कर लीजिए, यहां से प्रश्न आपको मिलेगा, डेफिनेटली क्वेश्चन आपको मिलेगा, चाहे एनटीपीसी का परीक्षा और चाहे आपकी रेलवे की परीक्षा। तो ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहां पर होता है? कांच में होता है, कांच के बाद इस्पात, इस्पात के बाद जल, और जल के बाद गैस। चूंकि यहां पर बेटा ऑप्शन में कांच नहीं दिया गया है, तो कांच नहीं दिया जाएगा तो आंसर क्या मारोगे? इस्पात में, ठीक है ना। अगर कांच ऑप्शन में होता तो आंसर मारते कांच। वायु में कितना होता देख लीजिए, 332 मीटर प्रति सेकेंड, सबसे कम वायु में, सबसे कम वायु में। जल में 1450 मीटर प्रति सेकेंड, इस्पात में 5130 मीटर प्रति सेकेंड, और कांच में 5640 मीटर प्रति सेकेंड। सर्वाधिक कहां पर हो? 5640। मैक संख्या, मैक नंबर, मैक का संबंध किससे है? मैक का संबंध किससे है? ध्वनि के वेग से, जलयान के वेग से, वायुयान के वेग से, या अंतरिक्षयान के वेग से। तो मैक का संबंध बेटा किससे है? वायुयान के वेग से। वायुयान की स्पीड को किसमें नापते हैं बेटा? मैक नंबर, मैक संख्या में नापते हैं। किसमें नापते हैं? मैक संख्या में नापते हैं वायुयान के वेग को, वायुयान के वेग को नापते हैं। निम्नलिखित में से अर्धचालक सेमीकंडक्टर कौन सा है? फास्फोरस, लकड़ी, सिलिकॉन या कांच? बहुत ही आसान क्वेश्चन। सिलिकॉन। दुनिया की सिलिकॉन वैली कौन है? कैलिफोर्निया। विश्व की सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया, और भारत की सिलिकॉन वैली कौन सी है बेटा? कौन सी? बेंगलुरु। सिलिकॉन जो चिप होती किसमें यूज की जाती? कंप्यूटर में। और सर्वाधिक कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर कंपनियां वो कहां पर स्थापित की गई हैं? बेंगलुरु। नंबर 2 पर हैदराबाद, नंबर 3 पर पुणे, और आपका उत्तर प्रदेश का नोएडा भी एक सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है, इसको भी ध्यान रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति मतलब कौन सा सिस्टम विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? डायनेमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर या प्रेरक? देखिए डायनेमो जो होता है, डायनेमो क्या करता है? डायनेमो करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या कह रहा है? यांत्रिक ऊर्जा। डायनेमो बेटा यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। जबकि हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अक्सर बच्चों कंफ्यूजन होता है, ट्रांसफार्मर तो हटा देते हैं और प्रेरक भी हटा देते हैं, इसका मामला अलग चैप्टर से विद्युत में डिटेल में पढ़ाएंगे, इसको समझिए। विद्युत मोटर यहां कह रहा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, जब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की बात कहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। आंसर भी विद्युत मोटर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अक्सर हम डायनेमो मार देते हैं, आपके भी दिमाग में डायनेमो ही आया होगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति, कौन सिस्टम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में डायनेमो। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को बेटा बदलता है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। जबकि विद्युत ऊर्जा क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलेगा? तो विद्युत मोटर। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, बहुत ही विशेष। 21 नंबर, सूर्य में ऊर्जा का जनन की प्रक्रिया क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम का यूरेनियम का विखंडन, हीलियम का संलयन, हाइड्रोजन का संलयन, उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं का संयोजन। तो सूर्य में ऊर्जा जनन की प्रक्रिया क्या है? सूर्य में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो सूर्य में ऊर्जा का जो निर्माण है किस प्रक्रिया के द्वारा था, आपको यह आंसर देना है। तो सूर्य में बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका बेस्ट आंसर होगा सूर्य में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संलयन, हाइड्रोजन का संलयन, हाइड्रोजन का संलयन। डिटेल में बताएंगे 1H1 + 1H2 इस तरीके से बनते हैं। तो क्या बनता है? ऊर्जा का संलयन होता है, हाइड्रोजन का संलयन होता है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीकी। तो बेटा जीवाश्म, जो प्राचीन काल में मरे जीव जंतु हैं, उनका आयु काल कैसे निकालते हैं? तो जीवाश्म का जो निकालते हैं, किसके द्वारा निकालते हैं? जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किससे किया जाता है? सी नंबर, किससे किया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा। पृथ्वी की आयु का आकलन, पृथ्वी का आयु का आकलन करना हो, चट्टानों की आयु का आकलन करना हो, किसी पर्वत की आयु निकालनी हो, किसी भवन की आयु, किसी महल की आयु निकालना है, तो कौन सी डेटिंग करते हैं बेटा? ध्यान रखिएगा, यूरेनियम काल निर्धारण, यूरेनियम काल निर्धारण के द्वारा। और जबकि जो इसका पहला क्वेश्चन था ये वाला रेडियो कार्बन काल, इसके द्वारा क्या होता है? जीवाश्मों की आयु का निर्धारण। जो प्राचीन काल में जीव जंतु थे वो मर गए हैं, उनका आयु काल कितने साल पहले डायनासोर था, कितने साल पहले आदि मानव था, कितने साल पहले फला जीव जंतु था। इसका हमको जब जीवाश्म मिलते हैं तो उन जीवाश्मों का अध्ययन किस विधि से करते हैं? रेडियो कार्बन विधि के द्वारा। जबकि किसी भवन का, किसी मकान का, किसी पर्वत का, किसी पहाड़ की आयु निकालनी होती है, किससे निकालते हैं? यूरेनियम काल निर्धारण के द्वारा। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। खगोलीय दूरी की मात्रक क्या है? खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है बेटा? एंगस्ट्रॉम है। खगोलीय दूरी किससे निकालते हैं? एंगस्ट्रॉम से नहीं, गलत है, इसको बताइए। खगोल ऑप्शन हमने ऑप्शन नहीं पढ़े। खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है? एंगस्ट्रॉम किलोमीटर समुद्री मील प्रकाश वर्ष। तो बेस्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष में कितने एंगस्ट्रॉम होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर मीटर लिखिए। एक प्रकाश बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। और एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर? एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। ये दोनों फार्मूले आप ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते। खगोलीय दूरी किससे नापते? प्रकाश वर्ष। कौन से ग्रहों के उपग्रह इसकी परिक्रमा नहीं करते हैं? कौन से ग्रहों के उपग्रह उनकी परिक्रमा नहीं करते? मंगल बेटा, इस मंगल, शुक्र, बुध एवं शुक्र, मंगल एवं बुध, और नेपच्यून और प्लूटो। तो कौन से ग्रहों के उपग्रह इसकी? तो बुध और शुक्र। बुध और शुक्र क्यों नहीं करते? क्योंकि बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। बुध और शुक्र नामक ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं होता है, कोई उपग्रह नहीं होता है। बुध और शुक्र नामक ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं होता है, इसलिए बुध और शुक्र नामक जो ग्रह होते हैं वो किसी भी उपग्रह की परिक्रमा
नहीं करते हैं। ये बेहतरीन 25 क्वेश्चन रहे, इनको आप उम्मीद करते हैं आपने नोट किया होगा, नोट नहीं किया तो इसको दोबारा से देख डालिए। अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन कलेक्शन है। इसी तरीके से प्रैक्टिस के द्वारा बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाती है। इसी तरीके से आप तैयारी करते रहिए, कंटिन्यू ऑनलाइन माध्यम से हम आपके साथ इसी तरीके तैयारी कराते रहेंगे। बाकी ऑफलाइन कल 1 फरवरी से सुबह 9 बजे से क्लासें आपकी स्टार्ट हो रही हैं। आप कोचिंग में आइए, संपर्क करिए आकर।